जो भी बातें आपके गुडविल में पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं वो सारी बातें करूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि गुडविल का मतलब क्या होता है सर। अच्छा, टैंजिबल होता है या इनटैंजिबल होता है। इंटैंजिबल होता है। ठीक है। और मैं जिस गुडविल की बात करूंगा आपको पता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर है। तो ये जो गुडविल की हम बात कर रहे हैं ये परचेज गुडविल होगी या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इट इज सेल्फ जनरेटेड। क्या हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो फिर जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है वो कौन सी होती है। परचेज गुडविल होती है। ठीक है। वो कैसे आती है वो भी आपको दिखाऊंगा। और गुडविल जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। बेसिकली भारत देश में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रेंजिंग फ्रॉम AS1 टिल AS29। तो जो इनटैंजिबल जो गुडविल के ऊपर है वो है AS26। ठीक है जी। तो आइए बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि मोटा मोटी तुम्हारे कोर्स के अंदर जो गुडविल की बात होगी वो दो लेवल पे जाकर बात होनी है। पहली है बच्चे कि गुडविल की वैल्यू क्या है। ठीक है। और जब मैं गुडविल की बात कर रहा हूं तो मैं पहले गुडविल की वैल्यू निकालूंगा। और अगला स्टेप क्या होता था बच्चे गुडविल का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो ट्रीटमेंट होता था कि सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। याद आ रहा है आपको। जो भी पार्टनर को नुकसान होता था वो क्रेडिट हो जाता था। जैसे जब एडमिशन होता था तो एडमिशन में फायदा किसको होता है नए वाले को पुराने वालों को। नए वाले को फायदा होता है क्योंकि वो आ रहा है उसको हिस्सा मिल जाता है। ठीक है क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सेदारी आ जाती है। अब एक बार मैडम से ही बात करो अभी मैं बाद में देखूंगी। ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी बातें अलग है मेरे को आज ये बात नहीं करनी। मेरे को ये बात करनी है कि सर गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है। और ये जो गुडविल है एक बार फिर से बताइए परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड है। इट इज सेल्फ जनरेटेड। दूसरी बात ये गुडविल किसी पार्टनर की है कि फर्म की है। ये गुडविल किसकी है जी। फर्म की। ठीक है जी। मैं परचेज गुडविल का कि कैसे आती है वो बात करूंगा पर पहले वैल्यूएशन की। अब आप मुझे बताइए अगर आपको याद हो वैल्यूएशन के अंदर मतलब अलग अलग मेथड्स थे। कौन कौन से मेथड्स थे अगर याद है तो। एक कह सकता हूं एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। दूसरा ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। देन सुपर प्रॉफिट मेथड। और चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा इज कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड्स होते थे। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले सुपर लिख देते सुपर प्रॉफिट वाला आसान हो जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ये अलग अलग मेथड्स है। ठीक है। जो कुछ लॉजिक देते हैं और किस चीज की वैल्यू करने का सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं पहले आपको जैसे परचेज गुडविल या कुछ अगर समझ आए। ठीक है। तो अगर मैं छोटी सी बात करूं जैसे सपोज करो मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है अभी मैं मेथड्स के अंदर नहीं हूं मैं एक लॉजिक के अंदर हूं। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और वो एक कंपनी है बी लिमिटेड और इसको क्या कर रही है सर परचेज कर रही है। मतलब मैं कोई सामान खरीदने नहीं गया प्रोजेक्टर टीवी फ्रिज नहीं खरीदा मैं कंपनी की कंपनी खरीदी। तो आप मुझे बताइए जब भी कौन सी कंपनी को मैं खरीदने जा रहा हूं बच्चे। बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट होगी नहीं होगी जिंदगी में बिल्कुल होगी। तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या होगा बहुत सारे एसेट्स होंगे। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 100 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 40। कैश 30। ठीक है। डेटर्स 20 ऐसे करके एसेट्स होंगे। और यहाँ पे लाइबिलिटीज भी होंगी जैसे बिल्स पेबल आ गया 30। एसेट का टोटल कितना आ रहा है 170 190। और ये भी 190 अगर है
तो मैंने यहाँ पे PNL डाल दिया 30 और बाकी मैंने डाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल या कैपिटल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 130, यही आ रहा है ना। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले एक वर्ड होता है कि बी लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है जी, नेट एसेट होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्या आप मुझे इसके टोटल एसेट्स बता सकते हैं, 190 बी लिमिटेड के। क्या इसकी लाइबिलिटीज बता सकते हैं, 30। सो व्हाट इज नेट एसेट, 160। जस्ट आपकी जिंदगी आसान करने के लिए, लॉजिक को प्रैक्टिकल, ये जो सारी चीजें थी ये बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू क्या होता है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। पर मेरे लिए रेलिवेंट क्या है वैसे मार्केट वैल्यू। और अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इसका मतलब उसकी जो हिम्मत है जिंदगी में, जो उसकी वैल्यू है, दैट इज हाउ मच, 160। अब सर आपने परचेज कितने में करा, भाई मैंने परचेज करा 200 रुपए में। जिस चीज की वैल्यू 160 है, उसको मैंने कितने में परचेज करा, 200 रुपए में। तो मैंने कितने ज्यादा दे दिए, 40 रुपए। ये जो ज्यादा ए ने दिए, इसका मतलब उसने गुडविल का पैसा दिया। ठीक है, तो बेसिकली जब ए लिमिटेड इस कंपनी को खरीदती है, मैं एंट्री डाल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, अब मैं ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्री डाल रहा हूं कि जब मैं खरीदता हूं, तो आप कह सकते हैं बिजनेस परचेज डेबिट 200 रुपए टू बी लिमिटेड, 200 रुपए। इसका मतलब होता है मैंने तेरा पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा। और मैंने पूरा बिजनेस ना, आप इसको समझो ये ट्रक है। ये जो बिजनेस परचेज करा है पूरा का पूरा ट्रक है ये, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज डली। ठीक है, तो बिजनेस परचेज डेबिट टू बी लिमिटेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगली एंट्री में इस ट्रक में से एसेट निकालता हूं। और क्या क्या एसेट्स निकलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ओहो, प्लांट एंड मशीनरी, ओहो, कैश 30, डेटर्स 20, ये सब निकला। और साथ में लाइबिलिटी कितने रुपए की निकलेगी, 30 रुपए की। लेकिन आप मुझे बताइए आप इसको पे कितना कर रहे हैं। अच्छा एक चीज समझेगा, सॉरी, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज लिख दिया मैंने। अब क्या मेरा ट्रक खाली हो गया है क्या भरा हुआ है, खाली हो गया। तो इसलिए मैं बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 200 से। ट्रक खाली हो गया जी। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, डेबिट साइड पर आ रही है, कितने रुपए आएगी, ये गुडविल आ रही होगी कितने रुपए की, 40। तो आप समझिए, आपने सारे के सारे एसेट्स उठा लिए, आने आपने सारी की सारी लाइबिलिटीज उठा ली, और आपने इस ट्रक को खाली कर दिया। तो हमने ट्रक में देखा, अरे ये तो सिर्फ 160 रुपए का सामान निकला, एसेट माइनस 160 आ रहा है ये तो इसका मतलब तुम कितने रुपए की गुडविल लेकर आए हो, 40 रुपए की। और इस गुडविल को बोला जाता है परचेज गुडविल। जो बंदा बेच रहा है उसके लिए परचेज नहीं होती वो, जिसने खरीदी है उसके लिए परचेज। समझ रहे हो। और जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, सर क्या ये बैलेंस शीट में दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। जो ए लिमिटेड है, जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो गुडविल कितने रुपए से दिखने लग जाएगी, 40। ठीक है जी, फर्दर आगे एसेट लायबिलिटी आएंगे, उसके अंदर नहीं जा सकता अभी मैं, नहीं तो और एंट्रियां डलेंगी। आप मुझे बताइए, पहले आपको परचेज गुडविल का मतलब समझ आया। ठीक है, पर मेरा सारी की सारी बात किस पर होगी, एवरेज प्रॉफिट और ये सारे प्रॉफिट। ठीक है जी, तो आइए एक बार जस्ट ऐसी पढ़ते हैं, बिकॉज आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, चीजें आएंगी, मैं ये लिखी हुई चीजें, अच्छे कीवर्ड लिखे हुए। ठीक है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड अ वैल्यूएबल एसेट, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। भाई गुडविल का मतलब जब ये होता है ना, भाई मेरी गुडविल है, प्रॉफिट में फायदा होगा। ठीक है, इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट्स, गुडविल बढ़ भी सकती है और कम भी कर हो सकती है। इट इज वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि भाई हर किसी के हिसाब से उसकी गुडविल तो ज्यादा ही। ठीक है जी, नीड फॉर वैल्यूएशन, क्यों चाहिए थी हमें वैल्यूएशन, आपने पूरा पार्टनरशिप पढ़ लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएसआर चेंज होने पे होना चाहिए, बिल्कुल होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात, नॉट जस्ट मेरी इंटेंशन गुडविल की, आपका एक, अब आपके पास पार्टनरशिप का डेटा है। ठीक है, अब आपको मेरी सारी बातें से रिलेट होनी चाहिए, जो क्वेश्चन कहीं पर भी है तो हमें समझ आनी चाहिए। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं,
ठीक है, एक एग्जांपल मान लो, गुडविल फर्म की कितने की है बच्चे? 60,000 की। तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। इनका पीएसआर क्या है? 3:2:1। एंड नाउ इन्होंने अपना पीएसआर क्या कर दिया? 1:1:1। क्या आप मुझे गुडविल की एडजस्टमेंट बता सकते? और पेपर में आ जाएगा पास गुडविल एडजस्टमेंट। ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, मैं आपको पहले तरीका सिखाता हूँ। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने, इनका ओल्ड पीएसआर क्या था बच्चे? 3:2:1। और अगर मैं बोलूं, यहां पे लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड न्यू रेशियो क्या है? तो आपको लग रहा है कि कुछ गुडविल करने की जरूरत है या कोई भी जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। पहले आप सोचो, ए का कितना हिस्सा होता था? 3/6। 50% मालिक था वो। अब कितने परसेंट मालिक है? 1/3। ठीक है। तो मतलब सर गुडविल का क्या करेंगे सर? आइए देखते हैं। क्या आप गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हो? निकल जाएगा। मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका दे रहा हूँ कि अगर एमसीक्यूज में आए तो फटाफट कैसे होगा। ठीक है। आप देखिएगा, मैं इस टेबल से एक गुडविल के कॉम्प्लेक्स और कोई भी होगा ना, सॉल्व कर दूंगा। ए बी सी। आप मुझे बताइए, गुडविल कितने रुपए की है जी आपकी? 60,000। ये 60,000 में ए का कितना हिस्सा बताओगे आप? ओल्ड के हिसाब से 30,000। इसका 20,000। और इसका 10,000। और न्यू के हिसाब से क्या गुडविल बदल जाती है? नहीं बदलती। गुडविल ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, गुडविल सेम रहती है हमेशा। तो 60,000 ही रहेगी। अब पीएसआर कितना हो गया? 1:1:1। 20,000, 20,000, 20,000। अब आप समझिए कि ए को पहले कितना हिस्सा था ए का? अब कितना हो गया? फायदा है कि नुकसान है? नुकसान हो गया। तो मेरा अगर नुकसान है, तो मैं 10,000 का लॉस है। बी को कोई फायदा नुकसान कुछ भी नहीं। और सी को 10,000 का गेन। यू विल ऑलवेज फील कि ये अपने आप इक्वेट होकर आ जाए। एक बंदे को गेन होगा तो दूसरे को लॉस हो। इसका मतलब मालूम है क्या है? अरे भैया सी, तुमको तो फायदा हो गया, चलो तुम्हारा कैपिटल खा जाएंगे अब हम। और किसको दे देंगे तुम्हारे कैपिटल में से हिस्सा? ए को। यही तो था बेटे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर समझ आ रही है, एमसीक्यू मारने के बहुत चांसेस होंगे। ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, इट्स अबाउट एडमिशन, इट्स अबाउट रिटायरमेंट। आप कभी कर लो, मैं बिना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाले बिना गुडविल सॉल्व कर दूंगा पूरी। ठीक है। इट्स अबाउट कि हमें वो समझ आना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी कैसा भी फ्रेमिंग आ जाती है, नॉलेज सेट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो क्यों चाहिए होता है हमें? वाई डू वी वैल्यू? कह सकता हूं चेंज इन पीएसआर। और कब कब? एडमिशन, देन रिटायरमेंट, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। अभी आप छोटे, ये आपके इसमें है ही नहीं। एंड द व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज अमेलगमेटेड। ठीक है जी, थ्योरेटिकल बात है। ओके। किन किन चीजों से आपकी गुडविल अफेक्ट होती है? नेचर क्या है बिजनेस का, एफिशिएंसी, लोकेशन, मार्केट, क्वालिटी, रिस्क इन्वॉल्व इन लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। तो थ्योरेटिकल बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं। क्लासिफिकेशन या तो परचेज है या फिर सेल्फ जनरेटेड। इट इज एक्वायर्ड बाय पेइंग कंसिडरेशन कैश ऑफ काइंड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर AS 26। तो आपको बस स्टैंडर्ड का नाम हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि वो 26 नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड क्या होती है? इट इज इंटरनल जनरेटेड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिकॉर्डेड इन द। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सी रिकॉर्ड करी जाती है? ये वाली रिकॉर्ड करी जाती है। क्या सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड करा जाता है? नहीं करा। क्लियर है जी? ओके। अब मैं आपके पास आ रहा हूं कि सर, अलग अलग मेथड जो है वो तो बता दो सर जी। आओ बेटे। वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर वैल्यूइंग द गुड पार्टनरशिप फर्म एंड वैल्यू में डिफर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड। तो कह सकता हूं, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था, और एक कौन सा है बच्चे? सॉरी, क्या लिखूं बताओ, आप बताओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। और तीसरा जो था कैपिटलाइजेशन, इसमें आपके वो दो मेथड थे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट।
ठीक है जी, दिमाग के अंदर बैठी हुई बातें। अब हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर जो मैंने कॉमन मिस्टेक है बच्चों की देखी, और जो चीज मैंने जब आपको पहले कराई थी मैंने भी नहीं बोली थी, पर वो इलस्ट्रेशन में तो थी। जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर कई इलस्ट्रेशन में रेम्यूनरेशन टू पार्टनर गिवन था। किसी ने नोट करी है बात को? एक बार, हाँ मैम, बात कर लेना, इको के सर से बात तो कर लो ना। हाँ ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली आप समझो कि अगर आपको ना जैसे पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, आप एवरेज तो कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि पार्टनर को इतनी रेम्यूनरेशन जा रही है, तो वो मैं एवरेज प्रॉफिट में से क्या मैंने माइनस करा था या नहीं करा था? हम्म। करा था नहीं करा था? करा था, देखा है किसी ने ये इलस्ट्रेशन में काफी क्वेश्चन दैट प्रूव्स कि इलस्ट्रेशन नहीं करी गई है अभी तक। नहीं है? एग्जाम्पल हो सकता है। इलस्ट्रेशन में भी था, समझ रहे हो? हालांकि हमारे सीए वाले में नहीं करते ये, तुम्हें अगर बोलूं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुक में इलस्ट्रेशन दिखा दूंगा तुम्हें। अरे वो जो बैलेंस शीट बनाई हुई नहीं नहीं नहीं, दिखा दूंगा अभी क्वेश्चन को। ठीक है। तो आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी बनाऊंगा और वो भी करूंगा। ठीक है, और सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें, तो भाई एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा सर? पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए होंगे और लॉस भी दिए होंगे। मुझे बताओ वो नॉर्मल एक्टिविटी से होने चाहिए या एबनॉर्मल से होने चाहिए? नॉर्मल से। तो अगर उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस डला हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, तो मैं उसे ऐड बैक कर दूंगा। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन डाला हुआ है तो डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज मेरे को अपने प्रॉफिट जो चाहिए होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं। और ये फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं या हिस्टोरिक होते हैं? मतलब एजम्पशन क्या होनी चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल, कि मैं इसको मेंटेन भी कर पा रहा हूं। ठीक है बच्चे। तो आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दूंगा एक बार। मान लो मैंने आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे दिए। भाई ये प्रॉफिट 500, 800, 600, 900। ठीक है जी, ये मेरे प्रॉफिट्स है। और मैं यहाँ पे आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस भी बता रहा हूँ, विच इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। मतलब ये जो 500 आ रहा है ये आफ्टर एवरीथिंग है। ठीक है। तो मेरे को लॉस कितने का हुआ यहाँ पे? 50 का। और मुझे यहाँ पर गेन कितने का हुआ? 100 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे अपने एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने चाहिए पहले? ठीक है। तो मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या आएंगे बता सकते हैं आप? नहीं, ये जो प्रॉफिट है ना, ये आफ्टर एबनॉर्मल लॉस एंड गेन। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इस लॉस के बाद 500 है। बोलो बोलो, क्या करूं? प्लस करूं माइनस करूं? नहीं, प्लस करूंगा ना। लॉस है ना मेरे को 50 का। है। 500 रुपये मेरा प्रॉफिट है, दिस इज आफ्टर द लॉस ऑफ 50। तो मुझे बिफोर करना होता है ना, तो मैं एड बैक करूंगा ना। कितना हो जाएगा? 550। फिर ये वाला कुछ है ही नहीं इसमें, ये 600। 900 जो है वो एबनॉर्मल गेन लेकर है, तो भाई 800 होगा। अब आप मुझे बताइए, इन सब का मैं 4 साल का प्रॉफिट का टोटल करूंगा, कितना आ रहा है 4 साल का प्रॉफिट का टोटल? 1400, 2200, 2750। अब मैं कैसे निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट? 2750 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है एक बार बताओ फटाफट। 687.5, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। अब आप सुनिए, आप जब ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है तो आपको ध्यान है आपको ऐसे दिया होता था, गुडविल इज इक्वल टू 3 इयर्स, या 4 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या कर देते थे? इस 687 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सैलरी टू पार्टनर 100 रुपीज पर एनम जानी जानी है, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट मिस हो रहा है आपसे।
क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट तो बता ही रहा था, और वो ये भी बोल रहा है कि पार्टनर को 100 रुपए की सैलरी जाती है। तो मेरे जो एवरेज प्रॉफिट है वो इसको माइनस करके निकलेंगे फर्दर। अब इसका मतलब अब आपके एवरेज प्रॉफिट यानी कि 100 रुपए को आप माइनस करोगे, और एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 587.5, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट मिस हो रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर इलस्ट्रेशंस थी। ठीक। थी ना? पीछे वाले में भी था। पीछे वाले में भी थी। पर ये कितने बच्चों को पॉइंट पता था? पता था देखो पहले से। इधर अगर पता था तो अच्छी बात, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता तो दैट प्रूव्स कि इलस्ट्रेशंस पूरी नहीं हुई। पॉइंट ये है अभी। समझ रहे हो कितना आ रहा है? 587.5 इंटू 3 करूंगा तो जो भी वैल्यू आ रही होगी मुझे बताइए। एवरेज प्रॉफिट क्लियर है आपको? एवरेज प्रॉफिट में कोई डाउट है अभी? क्लियर है? चलिए, अगला आप देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वैसे ही ये बात तुम्हारे मॉड्यूल में लिखी नहीं हुई, पर हमारे उसके अंदर होती थी, सीए के अंदर, कि भाई अगर प्रॉफिट में ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वेटेड एवरेज होता है। पर आपके इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हो। आपके में क्वेश्चन बोलेगा तो कर देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं कर। ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि वेटेड एवरेज है, ठीक है, तो कैसे होगा? तो आइए एक एग्जांपल बनाते हैं। एंड प्लीज ये जो जो एग्जांपल बन रहा है आप नोट भी कर लेना उसके बाद जब ये फाइल आएगी तो जूम करके। ठीक है? अब मैं एक वेटेड एवरेज के ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, मान लो 18 19, 19 20, 20 21 और 21 22। ठीक है? अब इसके अंदर प्रॉफिट कैसे हैं? 100, 200, 300, और लॉस डालने को डाल सकता हूं पर अभी नहीं डाल रहा मैं। मान लो 500 रुपये। ये मेरे प्रॉफिट्स हैं। क्या करता था मैं इसमें, कह सकता हूँ वेट्स अटैच करता था। कितने वेट्स अटैच करूं बच्चे इसमें? पहले वाले में 4 लगाऊं या 1 लगाऊं? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जो लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसको ज्यादा वेट्स आएंगे। सो दैट्स 1 2 3 4। टोटल कितना आ जाएगा? 10। इसके बाद क्या करता था मैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 100, 400, 900, 2000, टोटल 2900, 3300, 3400। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? एग्जैक्टली सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्रोडक्ट का टोटल क्या हो गया? 3400, और वेट्स कितना है? 10। तो मेरा वेटेड एवरेज कितना आ गया बच्चे? 340। और अगर गुडविल क्या बोलेगा, मान लो 5 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, ठीक है, तो वेटेड एवरेज है तो गुडविल मान के चल रहा हूं मैं, 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो 3 × 340। क्लियर है जी? तो कितना आ जाएगा? 3 900 और 120 और 1020 रुपए की। क्लियर है एकदम? पैटर्न। अब आप समझो इसमें ज्यादा से ज्यादा पैटर्न बस वो प्रॉफिट को थोड़ा हिलाएगा, आपके एबनॉर्मल वाली एडजस्टमेंट है, और एक वो सैलरी वाली, और तो कोई ऐसी कोई नहीं है क्वेश्चन। ठीक है जी? आइए, अब नेक्स्ट देखते हैं सर जी हम लोग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको बात बताया था कि भाई अगर मेरा फर्म 100 रुपए कमाता है और बाकी सारे फर्म 70 रुपए कमाते हैं, तो इसका मतलब कितना ज्यादा कमा रहा हूँ? 30 रुपए। वो सुपर प्रॉफिट होता है। बट अब ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं, मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड चलूंगा अब। ठीक है? सुपर प्रॉफिट का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूं, अच्छा इधर ही जो लिखा हुआ है, इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल। तो इनमें से मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेजेस मेरे धंधे का प्रॉफिट है। ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, और एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या निकला मेरा? सुपर प्रॉफिट। तो अगर मैं छोटा सा लिख देता हूं यहां पे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। मतलब मैं बाकियों के कंपैरिजन में कितना ज्यादा कमा रहा हूं। अगर मैं एक्चुअल में 100 कमा रहा हूं और बाकी 90 कमा रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ। ठीक है जी? अब ये निकलेगा कैसे? अच्छा सर, गुडविल का इसमें क्या करना है? गुडविल में क्या होगा बच्चे, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आता है, और क्वेश्चन आपको बताएगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन बताएगा, मेरे पास नहीं होगा। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मान लो अगर 10 आया एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अगर 5 है, तो मेरी गुडविल कितने रुपए की आ जाएगी? 50 रुपए की आ जाएगी। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं आ रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बात बताओ, एडयू जंक्शन में मैंने जो भी कैपिटल लगाया होगा, हालांकि कैपिटल का मतलब ये एग्जैक्ट जाएगा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, माइनस होंगे, फिक्टिशियस होंगे, और होगा कुछ। ठीक है। कैपिटल क्या लग रहा है आपको? मोटा मोटी मान लो मैंने 10 लाख 20 लाख लगाया, तो मैं एक्चुअल रहेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे ही अगर बोलूं वैसे वो सही है। ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, सो दैट्स कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जैसे एक बात बताओ, एफडी कितने रेट पर मिलती है? 7%। इसका मतलब अगर मैं बाहर इन्वेस्ट करूं, सो आई विल, मेरे को फर्म में 1 लाख डालने हैं। अगर मैंने फर्म में 1 लाख डाले ना, तो मुझे 50,000 रिटर्न आएगी, मुझे पता है। और अगर मैं बाहर डालता हूं, तो मुझे 7% 7,000 आएगी। 1 लाख रुपए है मेरे पास, मुझे पता है अगर मैंने फर्म में डाले तो मुझे 50% रिटर्न है, मतलब 50 रहेगा। और अगर वही 1 लाख बाहर लगाऊंगा, तो 7% है, 7,000 कितना ज्यादा है? 43,000। दैट्स सुपर प्रॉफिट, नो? समझ रहे हो? आई एम सॉरी, दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट। कि भाई, ठीक है, तो अब आप अगर ये पे देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे क्वेश्चन में अब। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अगर मैं एक बार छोटा सा लिखूं तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी बोल सकता हूं, मैं लाइबिलिटी सारी बाहर कर दूं। ठीक है जी। लेकिन क्या क्या चीजें एसेट में से बाहर नहीं होंगी, ये आपको याद करना है। अगर बैलेंस शीट दी हुई है, तो क्या मुझे गुडविल बाहर करनी है? नहीं करनी। ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने एफडी एफडी ऐसी कोई करा रखी है, वो भी मेरे को माइनस नहीं करनी। और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस नहीं कर। मेरे कहने का मतलब है, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, रुको 1 मिनट, ये समझ नहीं आया होगा आपको। अगर मान लो ये बैलेंस शीट है, लैंड एंड बिल्डिंग 100 रुपए, स्टॉक 30, गुडविल 10, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 5, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 15, और फिक्टिशियस एसेट्स होता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कोई खर्चे होते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस में ना भी डालूं अभी तो आप मुझे टोटल एसेट बता सकते हो क्या क्या लूंगा? क्या लैंड एंड बिल्डिंग टोटल एसेट का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। स्टॉक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। गुडविल बनेगा? नहीं, मुझे गुडविल नहीं लेना एसेट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें ट्रेड ही मेरा धंधा नहीं है ये, भाई जो चीज धंधे की नहीं है वो क्यों डाल रहा है एसेट के अंदर? ठीक है। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट लूंगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट लूंगा। तो मेरे टोटल एसेट्स कितने के हुए इस हिसाब से? 130 एंड 15 और 140। बताइए, क्लियर है? ये बात याद रखनी होगी आप। यानी कि टोटल एसेट्स का मतलब ये था, और माइनस क्या कर दूंगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और अगर आपको ऐसे ना दिया होगा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखिएगा, जब आप गुडविल का क्वेश्चन करेंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको यूज आए। क्लियर है जी? तो अगर मैं एक छोटी सी बात, एक फॉर्मूला अगर बना के अब आपको सुपर प्रॉफिट को क्लोज करूं अगर बात को, तो भाई देखो, मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो है 5 लाख। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। और मुझे एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट्स इज 80,000 पर एनम, एंड गुडविल इज 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, यही है ना केस? ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, मेरे को जब ये सारा डेटा आएगा तो मुझे स्टेप बाय स्टेप सोचना है। सबसे पहले मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कि अगर मैं ये ना कर रहा होता और मैं यही पैसा 5 लाख
बाहर लगाता तो मैं क्या कमाता। तो क्या आप मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बता सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने गए? 5 लाख का, उसका 10% क्या हो गया? कैन आई से 50,000 इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। देन कैन यू टेल मी व्हाट इज माई एक्चुअल प्रॉफिट? हाउ मच एक्चुअली आई एम अर्निंग इन माई फर्म? एग्जैक्टली। और कितना पैसा लगा के कमा रहा हूं मैं? यही 5 लाख। मैंने यहां लगाया मैं 80 कमा रहा हूं, बाहर लगाता तो मैं 50,000 कमाता। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज माई सुपर प्रॉफिट? माई सुपर प्रॉफिट इज 30,000। तो आप मुझे बताइए गुडविल कैसे निकलेगी? 5 year परचेज ऑफ 30,000, दैट इज 1,50,000 रुपीज। सेड्डे जी कहानी दिमाग में छपा होना चाहिए बेटे कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? लॉजिकल चल रही है बातें। ठीक है। हद से ज्यादा आपका क्वेश्चन बस क्या तंग करेगा मैं बताता हूँ। कोई ऐसे नीचे वो फिक्टिशियस दे दिया, वो दे दिया वहां पे, पर अगर आप जब एग्जीक्यूट सही से करोगे घर पे बैठ के, तो उसके छोटे छोटे एक दो नोट बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्या हो जाएगा उससे ज्यादा? समझ रहे हो? बताइए, यहां तक क्लियर है? नाउ माय लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है, आइए देखते हैं बच्चे। कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं दो तरीके का होता है। एक होता है सुपर प्रॉफिट और दूसरा होता है एवरेज प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट आपको कैसे, अच्छा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं तुम्हें जस्ट ऐसी जनरली बोलूं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? एग्जैक्टली, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जैसे सपोज करो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 800। नॉर्मल प्रॉफिट भी आप निकाल लोगे अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया है, इक्विटी दिया हुआ है, रिजर्व दे रखा है, ठीक है, नॉन ट्रेड दिया होगा तो माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दोगे। एनआरआर करोगे और मान लो अगर ये कितना आ जाता है 600, व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? 200 रुपए। अब बेटे यहाँ पे जो भी रेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे ना। यानी कि सुपर प्रॉफिट को जब नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपकी गुडविल आ जाती है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है? बाय सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हालांकि मैंने आपको ये बहुत और भी डिटेल्ड बताया हुआ, पर अब मैं पैटर्न बदल रहा हूँ इस चीज। अब मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड जा रहा हूँ अभी आपके साथ। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम? ठीक है। तो अगर मुद्दा ये है, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा, जैसे एक एग्जांपल बनाते हैं, चलो ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 lakhs। नीचे अगर मैं ये नहीं हटाऊंगा तो नहीं, पर इधर बना देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। आप मुझे बता दीजिए कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या आंसर आ रहा है आपका? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है पहले लिख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा? 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 1 लाख माइनस, सीधा लिख दूं ना, 60,000। कितना आ गया? 40,000। अब मुझे क्या करना है, गुडविल कैसे निकलेगी? इस 40,000 को किससे डिवाइड कर दूं? एनआरआर से। कितना आ जाएगा? 4 लाख गुडविल। कही है? क्लियर है? क्लियर है ना एकदम? लास्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं
गुडविल कैसे निकल रही है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो क्या बोल रहा है भाई, एक सेकेंड, एक बार, एक सेकेंड आ हाँ हाँ, वीडियो पॉज कर दो एक बार बस, आखिरी पॉइंट भी है उसमें। और जी, बस बेटे 2 मिनट का ही बचा है तो। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जैसे इसको ऐसे बोलता हूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। इससे पता है क्या आ जाता है? इससे आपका आ जाता है कि आपका इतना कैपिटल होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं एक बार। मान लो मेरा 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इसको मैंने नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो इसका मतलब मेरे को कितना कैपिटल चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए, ठीक है, इतना कैपिटल होना चाहिए। लेकिन मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख। अब आप मुझे बताइए, ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये अच्छी बात है। मैं एक्चुअली में कितने कैपिटल पे बैठा हूं, 6 लाख, और मैं कितना कमा पा रहा हूं, 1 लाख कमा पा रहा हूं। लेकिन वैसे जनरली कितना चाहिए होता है वैसे, 10 लाख। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा कैपिटलाइजेशन के अंदर फॉर्मूला क्या बन गया, आप ये कह सकते हो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या होगा, इतना होना चाहिए। पर भाई मजा तो इस बात का है ना कि मैं उससे कम कैपिटल में उतना पैसा कमा रहा हूं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जैसे ही क्या हो गया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। तो ये क्या आ गया आपका, 10 लाख माइनस 6 लाख। है, क्लियर है? सिंपल सी बात। एवरेज प्रॉफिट में क्या है, देखो सुपर प्रॉफिट में तो क्या था कि सुपर प्रॉफिट आया और उसका एनआरआर नीचे करा, गुडविल आ गया।
इसमें गुडविल कैपिटल के एंगल से आ रही है। अब देखो इसमें इसमें और उसमें नीचे वाले में फर्क है। ठीक है, इस वाले में क्या करा मैंने, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करा। तो पहले इसके बारे में सोचो ना, इससे क्या निकला। अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय एनआरआर करूंगा, कि दैट आई नीड 10 lakhs टू अर्न दिस 1 लाख रुपीज। इस 10 लाख का क्या मतलब है कि मुझे कितना रुपए चाहिए कि मैं 1 लाख कमाऊं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। पर मैंने कितना अपने बिजनेस में लगाया हुआ है। तो भाई ये तो फायदे वाली बात है ना। गुडविल कितने की है, 4 लाख। अब अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। मतलब तुम्हारे जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको एनआरआर कर दिया, इसका मतलब उसको क्या कर दिया इसने, कैपिटलाइज्ड। और किस में से माइनस कर दिया, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हेयर कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट बाई एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। मुझे बताइए, क्लियर है। भाई साहब डेटा लेवल पे अगर आप ये एग्जाम्पल और ये सारा बना लेते हैं तो ऐसी कोई इलस्ट्रेशन नहीं है जहां पर आप अटक जाओ, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसको हम सॉल्व करें। ठीक है बच्चे। तो बेसिकली इससे ऊपर कोई डेटा नहीं है गुडविल में। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लेते हैं और ये सारी चीजें लिख लेते हैं तो इससे ऊपर नहीं है। आप ये नोट जरूर बना लेना। और फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको अगली पीडीएफ दूंगा और उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है बच्चे। तो ये वाला नोट अगली क्लास में जरूर करके आना, मैं देखूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आगे तो बढ़ाऊंगा, पर अब हम गुडविल की प्रैक्टिस चलते रहेंगे कि 1-2 दिन में आप गुडविल को खत्म कर दो। ठीक से। ओके, तो इतना रखते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बहुत